वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 6 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन के बारे में है। बायो रिफाइनरीज, जिनको बायोफ्यूल्स को प्रोसेस करना होता है। बायोफ्यूल आप समझते हैं, जिनको हम किसी बायोलॉजिकल कंपाउंड से तैयार करते हैं, वो लिविंग या नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो साइंस एंड टेक के लिए, उन्होंने एक बहुत ही मेजर फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे बेस्ड होगा। गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और प्राइवेट एंटिटीज भी इसमें शामिल होंगी। ये बेसिकली क्लीन एनर्जी के लिए है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन या तो कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। इस मिशन में जो बातें आपको मिलेंगी वो मोरलेस अच्छी बातें मिलेंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक ग्लोबल मिशन है जो पूरी दुनिया के लिए है, दैट इज मिशन इनोवेशन। उसी के अंडर में इस इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन को लॉन्च किया गया है। अभी हम मिशन इनोवेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसे कोलेड किया जा रहा है इंडिया और नीदरलैंड्स के द्वारा, मतलब ये दो देश हैं जो मेनली इसमें शामिल हैं। इसके माध्यम से बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं, समाधान निकालने हैं, ताकि हम आने वाले समय में जो बायो रिफाइनरीज हैं उनको कमर्शियलाइज कर सकें, जिसके माध्यम से जो फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स हैं हम उन्हें 10% तक रिप्लेस कर दें बायोफ्यूल्स के साथ, या फिर ऐसे केमिकल्स या मटीरियल्स के साथ जो कि कम नुकसान पहुंचाते हैं हमारे एनवायरमेंट को। और ये काम हमें 2030 तक करना है, 2030 तक। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे काम कर रहा है, जहां पर दुनिया भर के कई सारे देश, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटीज ये साथ मिलके आ रहे हैं और रिन्यूएबल फ्यूल्स, केमिकल्स या मटीरियल्स के लिए जो कार्बन का कम एमिशन करते हैं उनको लेकर इनोवेशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ अन्य कंट्रीज भी इसमें शामिल हैं, इंडिया और नीदरलैंड के अलावा, जो है ब्राजील और कनाडा। ब्राजील और कनाडा इस इनिशिएटिव में है कोर मेंबर। इसके अलावा है यूरोपियन कमीशन और यूनाइटेड किंगडम, ये सपोर्टिंग मेंबर्स हैं। कुछ और इनिशिएटिव्स भी इस मिशन के जो आर्टिकल्स हैं उसका हिस्सा हैं, दैट इज मटीरियल एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म, मैप। यहां पे 3 मैप्स की बात की गई है, मटीरियल एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म्स की बात की गई है। इसे सेटअप किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म होगा जो आने वाले इस प्रकार के मटीरियल्स को डेवलप करेगा या एक्सेलरेट करेगा, जिससे हम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकें और वो जो हमारा लो कार्बन एनर्जी का टारगेट है उसको मीट करने में हेल्प करे। दूसरा है हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म। जो हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म है, उसमें वैली का मतलब कुछ ऐसे एरियाज से होता है जहां पर हम बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल के डिमांड या सप्लाई को इंसेंटिवाइज करते हैं या उनके जनरेशन को उस एरिया में बढ़ा देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने कमिट किया है कि 2030 तक भारत में 3 क्लीन हाइड्रोजन वैलीज डेवलप की जाएंगी, जहां पे हम हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देंगे। तीसरा है नेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेसिकली बढ़ावा दिया जाता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को हम फोस्टर करते हैं, ताकि बायोफ्यूल जो एविएशन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो सकते हैं, एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल हो सकते हैं, हम उन्हें आगे बढ़ाएं। मिशन इनोवेशन की बात करते हैं, जिसके तहत ये मिशन चल रहा है, दैट इज इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन। मिशन इनोवेशन एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया के कई सारे देश या सरकारें इकट्ठा होती हैं। यहां पर फोकस होता है एक्शन और इन्वेस्टमेंट पे, ताकि हम क्लीन एनर्जी को लोगों के लिए अफोर्डेबल बना सकें, अट्रैक्टिव बना सकें और एक्सेसिबल बना सकें। इस मिशन को 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके पैरेलल ही लॉन्च किया गया था। इसमें 23 देश शामिल हैं। आपको सभी देशों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे देश हों तो आप कुछ बातों पे ध्यान रख सकते हैं, जैसे इंडिया है कि नहीं है, पाकिस्तान है कि नहीं है, चाइना और यूएसए है कि नहीं है। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे तो चाइना है, इंडिया ऑब्वियसली है क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इंडिया भी है, यहां पर यूके और यूएसए भी है। ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे ग्रुप में आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। तो बस इतना आपको ध्यान देना होता है अगर किसी ग्रुप में बहुत सारे देश हैं तो। अब आइए बात करते हैं mRNA टेक्नोलॉजी के बारे में। हाल ही में एक वैक्सीन मेकिंग कंपनी है, नाम है बायोलॉजिकल ई। उन्हें mRNA टेक्नोलॉजी दी जा रही है। ये टेक्नोलॉजी उन्हें दे कौन रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब है वो इस कंपनी को ये टेक्नोलॉजी दे रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजीज को डिसेमिनेट करते हैं वेरियस कंपनीज को, ताकि ऐसी वैक्सीन वगैरह को तेजी से डेवलप किया जा सके जिनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कोविड-19 के लिए हमें तेजी से वैक्सीन की आवश्यकता है। देखिए, वैक्सीन को बनाने में यूजुअली अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 सालों का समय लग जाता है, जो 3 लेवल का पूरा ट्रायल होता है उसको कंप्लीट करने में, जो ऑर्डिनरी वैक्सीन होती हैं उनको। लेकिन अगर हम mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वैक्सीन को बनाएं तो ये वैक्सीन तुलनात्मक रूप से कम समय में बन जाती हैं।
अब ये वैक्सीन होती क्या है, यहां पे एम का जो मतलब है वो है मैसेंजर, और आरएनए के बारे में आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो जो मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए टेक्नोलॉजी है वो हमारी सेल्स को इनेबल कर देती है कि वो किसी भी इंफेक्शियस डिसीज को लेकर अवेयर हो जाते हैं, उसे पहचान लेते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं। इसके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो एमआरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई वैक्सीन होती हैं कि हमें इन्हें ठंडी जगहों पर रखना होता है, इसीलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। अब ये एमआरएनए वैक्सीन बनाई कैसे जाती हैं और ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। आपने कोरोना वायरस के बारे में जाना है, कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेके इस बात को समझते हैं। कोरोना वायरस की अक्सर इमेज जो आपने देखी होगी वो कुछ ऐसी है। कोरोना वायरस में आपको दिखते हैं कुछ स्पाइक्स, ये स्पाइक्स सर्टेन प्रोटीन से बने होते हैं। जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बेसिकली हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उनके साथ अपनी इन स्पाइक्स को अटैच कर देता है, और अटैच करने के बाद वो इस पूरी सेल को इन्फेक्ट कर देता है। जब इस स्पाइक के प्रोटीन से अटैच होने के बाद हमारी सेल इन्फेक्ट हो जाती है तो ये जो सेल है वो एक फैक्ट्री की तरह वर्क करने लगती है, मतलब ये सेल अगेन कई सारे कोरोना वायरस प्रोड्यूस करने लगती है, तो ये उनके लिए एक फैक्ट्री की तरह काम करने लग जाती है। इन दैट केस अगर हमें कोई वैक्सीन चाहिए तो हमें हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी जो कई सारे कोरोना वायरस हमारी बॉडी में फैल रहे हैं वो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करके उन्हें फैक्ट्रीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और वायरस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे रोकने के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करता है। लेकिन इम्यून सिस्टम को इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आखिर इसे काउंटर कैसे करना है समय लगता है। इस ड्यूरेशन में ये वायरस प्रभावी होता है। एक बार हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता चल जाए कि इसे काउंटर कैसे करना है तो हमारा इम्यून सिस्टम कई तरीके की एंटीबॉडीज जनरेट करने लगता है, और फिर ये एंटीबॉडीज इन वायरस के जो स्पाइक्स हैं उनके साथ अटैच होकर इन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। कई बार ये काम बहुत डिले हो जाता है और किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है इस प्रकार के वायरस से होने वाली बीमारी से। अब यहां पर इस वायरस से बचने का जो तरीका होता है वो होता है वैक्सीन बनाना। वैक्सीन में बेसिकली हम करते क्या हैं कि इसी प्रकार के किसी वायरस को फेंटेड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में एंटर करवा देते हैं। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस को पहचान जाता है, और फिर अगर ओरिजिनल वायरस का अटैक होता है तो वो उसके लिए पहले से ही एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार होता है और हमारी बॉडी को उस वायरस से बचा सकता है। लेकिन इस प्रकार की वैक्सीन जिसमें हम किसी ओरिजिनल वायरस को फेंट करके या इनएक्टिव करके बॉडी में एंटर करवाते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ऐसी वैक्सीन को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। दूसरी बात कि ऐसी वैक्सीन में बेसिकली हम ओरिजिनल वायरस को ही फेंट करके या डीएक्टिवेट करके बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो कुछ समय के लिए बॉडी में उस बीमारी के सिम्टम्स भी दिखाता है, यानी कि बॉडी को वीकन भी करता है। अगर हम केवल पूरे वायरस पे फोकस ना करके इस स्पाइक पर ही फोकस करें तो बताइए कैसा रहेगा। मतलब हमें पूरे वायरस से क्या काम है, असली बीमारी की जड़ तो ये स्पाइक है ना। तो हम इस सेल के डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसे ही हमें किसी वायरस के डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल गई तो हम ये समझ जाते हैं कि ये स्पाइक जिस प्रोटीन से बन रहा है उसके लिए कौन सा आरएनए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस आरएनए की हम कोडिंग कर लेते हैं, और फिर जो हम वैक्सीन बनाते हैं वो पूरे वायरस पे बेस्ड नहीं होती बल्कि उस आरएनए पर बेस्ड होती है जिस आरएनए का इस्तेमाल करके ये वायरस इन स्पाइक्स को डेवलप करता है या वो प्रोटीन जनरेट करता है जिनसे ये स्पाइक्स बनती हैं और वो सेल्स के साथ अटैच होकर सेल्स को इन्फेक्ट करती हैं। एक बार हमने उस आरएनए को सिंथेटिकली लैब में बना लिया तो फिर हम उसकी मदद से बना लेते हैं वैक्सीन, और उसके बाद हम बॉडी में पूरा का पूरा वायरस नहीं डालते बल्कि सिर्फ वो आरएनए डालते हैं मैसेज कोडिंग के साथ। जब वो आरएनए हमारी बॉडी में जाता है तो बेसिकली वो एंटर कर जाता है हमारी सेल्स में, और अब जब सेल्स हैं तो वो सेल्स उस आरएनए की कोडिंग का इस्तेमाल करके इसी प्रकार के प्रोटीन वाले स्पाइक्स जनरेट करने लग जाते हैं। अब ये स्पाइक्स जैसे ही बॉडी में जाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ऐसी स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। उसके बाद अगर वायरस का अटैक होता है तो ये एंटीबॉडीज ओरिजिनल वायरस से भी लड़ने के लिए तैयार होती हैं। इसका फायदा क्या होता है कि एमआरएनए, अब देखिए जो आरएनए हम बाहर लैब में बनाते हैं बेसिकली वो हमारी सेल्स के लिए एक मैसेंजर की तरह काम करता है। वो मैसेज देता है कि भाई आपको इस प्रकार का आरएनए तैयार करना है या प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। इसीलिए इस प्रकार के आरएनए को जो बाहर से वैक्सीन के फॉर्म में भेजा जाता है उसे आरएनए की बजाय एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। तो ये जो आरएनए होता है, पहली बात तो ये हमारी बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट नहीं करता क्योंकि ये वायरस नहीं होता, केवल प्रोटीन होता है, और दूसरा इस प्रकार की वैक्सीन को बनाने में समय भी कम लगता है। तो आपने एमआरएनए का पूरा सिस्टम समझ लिया और ये वैक्सीन कैसे वर्क करती हैं। कुल मिला के जो बातें मैंने आपको आसान भाषा में समझाई हैं उन्हीं बातों को यहाँ वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखा गया है। ये कुछ वायरल प्रोटीन्स होते हैं, एमआरएनए का इस्तेमाल करके या मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल करके हम डीएनए को या जो हमारी सेल्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं उस प्रकार के प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने को लेकर। फिर ये प्रोटीन्स बनने लग जाते हैं और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है।
चूंकि ये जो आरएनए होते हैं ये सॉलिटरी होते हैं, मतलब उस वायरस से अलग होते हैं, तो हमारी बॉडी के डिफेंसिव रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत तो करते हैं लेकिन सिम्टम्स क्रिएट नहीं करते उस बीमारी के। ये मामला एमआरएनए टेक्नोलॉजी और उससे बनाई जाने वाली वैक्सीन का हो गया। डब्ल्यूएचओ के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब की बात करते हैं। ये कोविड-19 इमरजेंसी को एड्रेस करने के लिए तैयार किया गया। इसके माध्यम से जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज हैं वैक्सीन वगैरह बनाने को लेकर, उसे कुछ कंपनीज को सौंप दिया जाएगा ताकि हम उन वैक्सीन को और तेजी से डेवलप कर सकें। इसके लिए हम कोविड-19 ही नहीं बल्कि मलेरिया, एचआईवी और कैंसर जैसी बीमारियों को भी टारगेट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में है। ग्रूव्स का मतलब जंगल ही होता है और सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, मतलब ऐसे जंगल जो पवित्र हैं। इंडिया के जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं वो धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, बायोमास का रिमूवल हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दैट इज द रीजन कि जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो कम हो रही हैं और ग्रूव्स को नुकसान हो रहा है। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रूव्स फॉरेस्ट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें कोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है इस आधार पे कि वो उनके लिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जंगल अक्सर बहुत घने होते हैं जिनमें लता, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, श्रब्स या ट्रीज पाए जाते हैं। बेसिकली उनका ऐसा मानना होता है कि उस जंगल में उनका कोई विलेज डेटी, गांव का कोई देवता, जिन्हें ग्राम देवता कहते हैं, वो निवास करते हैं। अक्सर ये ग्रूव्स किसी ऐसी नदी या वाटर सोर्स के किनारे होते हैं जिसमें हमेशा पानी रहे। तो ये हरे भरे जो जंगल के हिस्से होते हैं जहां पर बढ़िया तरीके से जो लोग कम्युनिटी के लोग होते हैं वो उसे प्रिजर्व करते रहते हैं। जो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं वो एक प्रिमिटिव प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से कम्युनिटी लेवल पे जो फॉरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था। देखिए, प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया उसमें सेक्रेड ग्रूव्स को शामिल कर लिया गया और यह भी कहा गया जो कम्युनिटी हेल्ड लैंड है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा जिसमें सेक्रेड ग्रूव्स भी शामिल हैं। तो कुल मिला के सेक्रेड ग्रूव्स को बचाने के लिए एक स्टैच्यूटरी प्रावधान कर दिया गया थ्रू दिस एक्ट ऑफ 2002। सेक्रेड ग्रूव्स में जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें रेगुलेट किया जाता है ताकि इन्हें बचाया जा सके। जैसे सेक्रेड ग्रूव्स में शिकार करना या पेड़ों को काटना पूरी तरीके से मना होता है। हालांकि हनी कलेक्शन या जो सूखे पेड़ हैं उनको काटने को लेकर अलाउ कर दिया जाता है। एनजीओज लोकल विलेजर्स के साथ मिलकर इस प्रकार के जंगलों को बचाते हैं। देखिए, कई सारे केसेस में जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो इन ग्रुप्स को बचाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो परंपरागत रूप से ऐसा चला आ रहा है। वर्तमान में आपको लगभग 14,000 सेक्रेड ग्रुप्स इंडिया में मिल जाएंगे जहां पर आपको रेयर फौना और फ्लोरा मिलेगा। इन सेक्रेड ग्रुप्स को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि किस जगह पे इन्हें किस नामों से पुकारा जाता है। हालांकि काफी टफ हो जाएगा आपके लिए अगर ऐसा पूछा जाता है, स्टिल आप देख सकते हैं। बिहार में इन्हें कहा जाता है सरना, हिमाचल प्रदेश में देववन, कर्नाटका में देवरकाडू, केरला में कावू, मध्य प्रदेश में देव, महाराष्ट्र में देवराहाती या फिर देवराई, महाराष्ट्र में लाई उमंग, मेघालय में इन्हें लॉ क्यातंग या फिर असोंग खोसी कहा जाता है, राजस्थान में ओरान और तमिलनाडु में इन्हें कहा जाता है कोविलकाडू या सर्फकाऊ। तो ये तो अलग अलग राज्यों में इनके नाम हुए। अगला जो मामला है वो जगन्नाथपुरी टेंपल का है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा की सरकार से ये बोला कि आप अपनी जो बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट, उसको थोड़ा और इंप्रूव करिए, जिसके माध्यम से 12वीं शताब्दी के जगन्नाथपुरी टेंपल को ब्यूटिफाई किया जा रहा है। यह पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी में रहा बिकॉज इसके लिए प्रोजेक्ट असेसमेंट नहीं किया गया कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट का इस प्रकार के मॉन्यूमेंट पर प्रभाव क्या पड़ता है। खैर, बात करते हैं जगन्नाथपुरी टेंपल के बारे में। वैष्णवाइट टेंपल है जो कि भगवान जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है, पुरी में। भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं। वर्तमान के इस टेंपल को 10वीं शताब्दी में बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि इसके पहले एक टेंपल आर्किटेक्चर हुआ करता था, उसे ही रीबिल्ड करके जगन्नाथपुरी टेंपल को बना दिया गया। इसे बनाया गया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासक जो पहले राजा थे अनंत वर्मन छोदगंग देवजी के द्वारा। जो पुरी टेंपल है ये फेमस है एनुअल रथ यात्रा के लिए या चैरिट फेस्टिवल के लिए, जहां पे जो बहुत ही डेकोरेटेड रथ होते हैं वो जो प्रिंसिपल डेटीज हैं जगन्नाथपुरी टेंपल के उनको कैरी करते हैं टेंपल कास में। इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये उड़िया स्टाइल में बना है, जिसे कलिंगा स्टाइल भी कहा जाता है। काफी मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट है ये। 4 लाख स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है और फोर्टिफाइड वॉल्स हैं। 20 फीट ऊंची जो दीवारें हैं उन्हें मेघनद पाचेरी कहा जाता है, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो। फर्दर कुछ और वॉल्स हैं, छोटी वॉल्स हैं, जिन्हें कुरमा भेद कहा जाता है। इस टेंपल में बेसिकली आपको 4 प्रकार का आर्किटेक्चर मिलेगा। पहले फॉर्म में आते हैं देवला, जिन्हें टेंपल के शिखर को कलिंगा आर्किटेक्चर में या उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेंपल में देवला कहा जाता है या देउल कहा जाता है। विमान, जो गर्भगृह के ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, और गर्भगृह जिसे सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं, जहां पे डेटी को रखा जाता है, जहां पर रत्न वेदी होती है यानी थ्रोन ऑफ पर्ल्स, जिसमें ईश्वर का जो मूर्ति है उसे रखा जाता है, स्थापित किया जाता है।
दूसरा हिस्सा होता है मुक्षशाला, जो फ्रंटल पोर्च होता है मंदिर का। तीसरा नाट मंदिर या नाट मंडप, जिसे ऑडियंस हॉल या डांसिंग हॉल आप बोल सकते हैं। और चौथा भोग मंडप, ऑफरिंग हॉल, जहां पे ऑफरिंग्स दी जाती हैं ईश्वर के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रैमी अवार्ड के बारे में। काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। अभी वर्तमान में रिकी केज जी को, जो कि इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए। इसे प्रेजेंट किया जाता है रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा, अगर किसी ने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अटेन करी है तो। आइए चलते हैं अपने स्कीम के सेगमेंट में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की पहली स्कीम कवर करेंगे, दैट इज नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? ए आयुर्वेदा, वाई योगा एंड नेचुरोपैथी, यू यूनानी, एस सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। यहां पे मामला ग्रिड का है। ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है जिसमें कई सारी चीजों को कनेक्ट किया जाता है। इस शब्दावली का इस्तेमाल बेसिकली आपने इलेक्ट्रिफिकेशन के केस में देखा होगा, लेकिन यहां पर आयुष को ग्रिड किया जा रहा है, यानी कि कनेक्ट किया जा रहा है। मामला साफ है, इसमें कई सारी चीजों को हम जोड़ेंगे। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी। यहां पर हम सभी आयुष फैसिलिटीज को एक जगह पे लेकर आएंगे, जिसमें शामिल हैं हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज, और इस ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पूरे आयुष सेक्टर को डिजिटलाइज कर देंगे, ताकि हर लेवल पे जो आयुष सर्विसेज हैं, चाहे उसमें मेडिकेशंस वगैरह आते हो या रिसर्च एंड एजुकेशन हो, उसे हम एक जगह पे दे सकें। जो इनिशिएटिव है, इसके तहत आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप डेवलप किया जाएगा और योगा लोकेटर मोबाइल ऐप भी इसमें शामिल रहेगा। इसके तहत देखिए 12,500 आयुष सेंटर्स डेवलप किए जा चुके हैं और आने वाले समय में 12,500 और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश किए जाने हैं 2023-24 तक, जो कि आयुष से बिलोंग करेंगे। 3,399 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए आने वाले 5 सालों में। सभी स्टेक होल्डर्स को इससे फायदा होगा और इसमें जो हमारा ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है वो भी इंप्रूव करेगा। रिवीजन करते हैं। जगन्नाथपुरी टेम्पल वेस्ट बंगाल शुद्ध रूप से गलत है, उड़ीसा में है। इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन, इसे मिशन इनोवेशन के तहत लॉन्च किया गया, दैट्स वेरी ट्रू। सेक्रेड ग्रूव्स हिमाचल प्रदेश में इन्हें कहते हैं सरना, गलत है, ये तो बिहार में कहते हैं। ग्रैमी अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा, ये सही है। मिशन इनोवेशन, ये गर्ल स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो रिसर्च एंड इनोवेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, गलत है। ग्लोबल इनिशिएटिव है इनोवेशन के लिए, तो ये भी गलत हो गया। आज का हमारा ये सेशन यहां पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।